हेलो एवरीवन, बेटा एक सीरीज आपके लिए स्टार्ट करना चाहते हैं हम लोग। इसे हम कह रहे हैं एनसीईआरटी बीएमएस सीरीज। इससे आप क्या कर सकते हो, कम समय में एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी हुई है, नोट्स रिवाइज कर रखे हैं, तो कम समय में एनसीईआरटी सुन के भी रिवाइज कर सकते हो। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, लास्ट टाइम रिविजन के लिए बहुत बढ़िया रहता है ये। ठीक है, तो ये भी मेरे को मतलब लगता है कि आपको इसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो इसका ये फर्स्ट लेक्चर है, टॉपिक हमने लिया ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसको देखना है आपने, सुन भी सकते हो सिर्फ। ठीक है, कान में लीड लगा के कहीं जा रहे हो, आधा घंटा मेट्रो में बैठ के सुन लिया तो आपसे रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले व्हाट इज इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है? एक स्टडी है, सबसे पहले स्टडी है किसकी? इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक और एबायोटिक के बीच का। तो बायोटिक और एबायोटिक के बीच के इंटरेक्शन की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इकोलॉजी बोलेंगे। ये समझ में आ रहा है? ये क्लियर है? इसको हमने क्या बोल दिया? इकोलॉजी बोल दिया। ठीक है, उसके बाद मैं आपसे जानना चाहता हूं व्हाट इज बायोटिक कंपोनेंट। मान लो कोई प्लांट है, कोई एनिमल है, कोई इंसेक्ट है, दैट इज बायोटिक। एबायोटिक कंपोनेंट मतलब हवा हो सकती है वहां पर, सनलाइट हो गई, ये सारे एबायोटिक हो गए। इसके इंटरेक्शन की स्टडी को बोलेंगे। रामदेव मिश्रा, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, एनसीईआरटी में दे रखा है। उसके बाद हम ये बात करेंगे कि रामदेव मिश्रा फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे कि यार अलग अलग लेवल्स क्या होते हैं, मतलब इकोलॉजी कहां से स्टार्ट होती है। सबसे छोटा लेवल ऑर्गेनिज्म लेवल होता है। मींस जैसे मान लो मैं ह्यूमन हूं, मैं एक ऑर्गेनिज्म हूं, तो मेरा जो इंटरेक्शन है वो कैसा होगा? माइग्रेशन हो सकती है, अडेप्टेशन हो सकती है। मान लो मैं कहीं छुप जाऊं, अडेप्ट करूं, है ना, सस्पेंड कर लूं, कहीं बैठ जाऊं अगर मान लो तेज धूप है, दैट इज ऑर्गेनिज्म लेवल इकोलॉजी। उसके बाद आती है पॉपुलेशन लेवल इकोलॉजी। पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या होती है? मैं आपसे पूछूं कि सेम स्पीशीज के मेंबर, यस, तो ग्रुप ऑफ मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज, जो सेम स्पीशीज के होंगे, किसी कॉमन ज्योग्राफी में रहते होंगे, और जो क्या करें बेटा, जो बेसिकली मतलब क्या करें, सेम स्पीशीज के मेंबर है, कॉमन ज्योग्राफी में रहते हैं और आपस में इंटरेक्ट करें। कम्युनिटी क्या होता है? ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन। जैसे एलिफेंट की पॉपुलेशन, काऊ की पॉपुलेशन, ग्रास की पॉपुलेशन, उसे कम्युनिटी कहते हैं। और उसके बाद एक और लेवल होता है मेरे पास, बायोम। ये 4 लेवल एनसीईआरटी देती है। अब सवाल उठता है व्हाट इज बायोम। बायोम क्या होता है? एक ऐसा मान लो एरिया है, जैसे डेजर्ट है, उसमें अपने खास तरह के प्लांट होते हैं और उसी के हिसाब से एनिमल्स रहते हैं, तो उसे हमने क्या बोल दिया? बायोम लेवल इकोलॉजी बोल दिया। आ रहा है समझ? पूरा पूरा सही है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यार अलग अलग बायोम कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले आप समझो कि टोटल एनसीईआरटी ने 6 बायोम दिए हैं। एक दिया है डेजर्ट, तो डेजर्ट में रेनफॉल 50 सेंटीमीटर के आसपास, तो आपने रेनफॉल देख लेनी है। उसके बाद आ जाता है ग्रासलैंड, उसका टेबल याद करना भाई। ग्रासलैंड के बाद टेम्परेट फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल में सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है, सबसे ज्यादा रेनफॉल किस में होती है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। उसके बाद आ जाता है अल्पाइन फॉरेस्ट, जो मतलब जहां बर्फ जमती है ना, उससे जस्ट नीचे वाला एरिया अल्पाइन फॉरेस्ट। फिर आता है आर्कटिक टुंड्रा। सवाल यह है कि डिफरेंट टाइप के बायोम कैसे बनते हैं, अलग अलग टाइप के बायोम बनते कैसे हैं, आप सोचो ध्यान से। तो अलग अलग टाइप के बायोम बनने के लिए क्या चाहिए बेटा? अलग अलग टाइप के बायोम बनने के लिए क्या चाहिए हमारे पास? चाहिए एक तो टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस, मतलब सन के सामने जो अर्थ है ऐसे सीधी नहीं होती, हल्की सी टिल्ट होती है। ठीक है, और ऐसे घूमती है। तो मेरे पास क्या है बेटा? टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस है, वो चाहिए मेरे पास। ठीक है, टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस चाहिए। उसके अलावा मुझे क्या चाहिए बेटा? रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड सन चाहिए। क्लियर है? रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड क्या चाहिए मुझे? सन चाहिए। ये समझ में आ गया? ठीक है सर। अब क्या है इसके बाद बेटा? इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हम एक वर्ड पढ़ते हैं हैबिटाट। हैबिटाट मतलब जैसे मैं मान लो यहाँ हूँ, तो मेरे आसपास मान लो चेयर है, टेबल है, ये सारी चीजें हैं अगर, तो इसको हम क्या बोलेंगे? हैबिटाट बोलेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? हैबिटाट बोल देते हैं। हैबिटाट का मतलब होता है एक ऐसा एरिया जिसमें मेरे अराउंड बायोटिक और एबायोटिक चीज है, जिंदा भी है, नॉन लिविंग भी है, उसको बोलते हैं हैबिटाट। एक वर्ड आ जाता है यहाँ पर, निश। अब निश क्या होता है? जैसे मैं मतलब मान लो मैं एक स्पीशीज हूँ, होमोसेपियंस, तो मेरी कुछ रिक्वायरमेंट है, खाना खा रहे हैं, इतनी जगह में सिर्फ घूमते हैं, यहां रहते हैं, सुबह के समय ज्यादा एक्टिव है, तो रिक्वायरमेंट क्या है, टाइम ऑफ एक्टिविटी क्या है, और मैं क्या रोल प्ले कर रहा हूं इकोसिस्टम में या उस जगह पर, उसे उसे हम क्या बोलते हैं? निश। तो निश क्या होता है? निश वो होता है एक तो रिक्वायरमेंट, मतलब मेरी क्या जरूरत है खाने को लेकर, कितने एरिया में मैं एक्टिव हूं, क्या काम कर रहा हूं, तो ये मेरे पास क्या हो गए? रिक्वायरमेंट हो गई। इसके अलावा क्या होगा? रोल, मैं क्या काम कर रहा हूं, मतलब मैं क्या काम कर रहा हूं, इसको हम रिक्वायरमेंट, रोल और मैं मतलब मैं किस तरीके से अपने आसपास की जगह से जुड़ा हुआ हूं, इसको हम निश बोलते हैं। कभी भी दो स्पीशीज के निश सेम नहीं हो सकते। मान लो एक काऊ की स्पीशीज है, एक मान लो डियर की स्पीशीज है, दोनों घास खाते हैं, पर हो सकता है कुछ ना कुछ उनकी जरूरतें, उनकी एक्टिविटी अलग जरूर होगी अगर वो दो अलग अलग स्पीशीज है। ये समझ में आ गया? ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बेटा
टेम्परेचर को लेके। व्हाट इज मतलब हम बात करते हैं डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर्स की। तो एबायोटिक फैक्टर्स में हमारे पास क्या होता है, सबसे पहला होता है टेम्परेचर। हाँ, सबसे पहला क्या हुआ, टेम्परेचर हो गया। दूसरा हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट इज टेम्परेचर। सेकंड हमारे पास है जो एनसीईआरटी देती है, वो दे रही है मान लो वाटर, फिर वो दे रही है आपकी लाइट, और फिर बात कर रही है सॉइल। सबसे पहले टेम्परेचर पे बात करते हैं। एनसीईआरटी लिखती है इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर। टेम्परेचर कैसे वेरी करता है उसकी बात करते हैं। अर्थ पे पोल से लेकर इक्वेटर तक टेम्परेचर घटता है। जब हाइट नीचे से ऊपर जाती है, व्हेन वी मूव फ्रॉम बॉटम टू टॉप, टेम्परेचर घटता है। उसके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं, एनवायरमेंटल लैप्स रेट। मतलब जैसे मैं 1 किलोमीटर ऊपर जाऊंगा ना तो 6.5 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा। 1 किलोमीटर ऊपर जाऊंगा तो 6.5 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, घट जाएगा। क्लियर है, 6.5 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये समझ में आ रहा है। तो इसको हमने क्या बोल दिया, टेम्परेचर। अब हम बात करते हैं कि जैसे ये टेम्परेचर हो गया, समझ में आ गया टेम्परेचर के लिए। दूसरी चीज, टेम्परेचर क्या करता है, एनिमल्स और प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट करता है। मतलब कुछ एनिमल्स मान लो कहां मिलेंगे, जैसे मान लो एनसीईआरटी लिखती है कि जो ट्यूना फिश है ना, उसको ट्रॉपिकल ओशियन के बियॉन्ड नहीं पकड़ सकते, मतलब और नहीं मिलती। केरला में स्नो लेपर्ड, वहां गर्मी पड़ती है, स्नो लेपर्ड नहीं मिलता। मैंगो ट्री कनाडा में नहीं मिलता। दूसरी चीज कह रहे हैं कि टेम्परेचर क्या करता है, काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम। व्हाट इज काइनेटिक्स, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एंजाइम अफेक्ट करता है। उससे क्या होता है, कोई भी रिएक्शन तेज और धीरे, मतलब स्पीड ऑफ एंजाइम, उससे फिजियोलॉजी, मतलब मेरी बॉडी के रिएक्शंस अफेक्ट होते हैं। सही है। तो टेम्परेचर दो चीजें करेगा, एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल, दूसरा काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम। अब हम बात कर लेते हैं कि यार टेम्परेचर जो है ना, कुछ जगह बहुत हाई हो सकता है। जैसे मान लो जहां गर्म पानी मिलता है वहां पर, जहां हॉट वाटर मिलते हैं ना, वहां पर काफी हाई टेम्परेचर मिल सकता है। डेजर्ट में हाई मिल सकता है। उसके अलावा वो एनिमल्स जो मतलब नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर पे रहते हैं। नैरो रेंज, ध्यान सुनिए बेटा, नैरो रेंज टेम्परेचर में रहते हैं, उन्हें कहते हैं स्टेनोथर्मल। मतलब मान लो वो 15 से लेके 20 डिग्री के बीच में ही मिल सकते हैं। लेकिन ऐसा एनिमल जो 15 से लेके 30 में मिल जाए, 40 में मिल जाए, ब्रॉड रेंज में मिल जाए, उसे यूरीथर्मल कहते हैं। सही है, यहां तक समझ में आ रही है, यूरीथर्मल कहेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा, मैं इसको टच इसलिए कर रहा हूं, ये बंद हो जाएगा ऐसे। ठीक है, यूरीथर्मल कहेंगे। उसके बाद स्टेनो हो गया, यूरी हो गया। अब बात कर लेते हैं पानी की। तो एनसीईआरटी कहती है यार लैंड पर पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, और पानी प्रोडक्टिविटी डिसाइड करता है, मतलब कितनी फोटोसिंथेसिस होती है। आपको याद रखना पड़ेगा, प्लांट फिजियोलॉजी में हम वर्ड यूज करते हैं प्रोडक्टिव, सॉरी फोटोसिंथेसिस, लेकिन किसी एरिया में जितने भी प्लांट है वो कितना खाना बनाते हैं उसे प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो हम इकोलॉजी में नॉर्मली फोटोसिंथेसिस ना बात करके प्रोडक्टिविटी की करते हैं। तो पानी प्रोडक्टिविटी डिसाइड करता है। ठीक है बेटा। प्रोडक्टिविटी के अलावा, मतलब ये तो प्रोडक्टिविटी डिसाइड कर रहा है, उसके अलावा वो क्या करता है, पानी उसके अलावा क्या करेगा। पानी में क्या होता है बेटा, जितना देखो आप सोचो, खुद से सोचो, पानी जो है वो प्रोडक्टिविटी डिसाइड करेगा। उसके अलावा कहते हैं कि यार जो डेजर्ट है ना, डेजर्ट में पानी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो मतलब बिना अडेप्टेशन के वहां प्लांट मिल ही नहीं सकते। जैसे सनकन स्टोमेटा, ये सब अडेप्टेशन है ना। ठीक है, क्यूटिकल होगा। उसके बाद हम आगे जाएंगे, सनकन स्टोमेटा, क्यूटिकल, हम आगे जाएंगे। हम ये कहेंगे बेटा, प्रोडक्टिविटी वगैरह की बात भी हो गई। ठीक है, हम ये कहेंगे सनकन स्टोमेटा, ये सारी चीजें हो गई। ठीक है। तो अब हम आगे बात करेंगे कि पानी जो है, मतलब पानी में पानी की प्रॉब्लम तो है ही नहीं, वहां तो खूब पानी है, तो वहां पानी की क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल पीएच इंपॉर्टेंट है ना, वहां सॉल्ट कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट है, डिसॉल्व ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिनरल्स इंपॉर्टेंट है, सॉल्ट और मिनरल्स एक ही बात है लगभग। तो हमारे पास 3 तरह के पानी की बात कर रहा है। फ्रेश वाटर में 5 पीपीटी, पार्ट्स पर 1000 सॉल्ट होता है। जो नॉर्मल ओशन है 30 to 35 पीपीटी, ऐसा कुछ दिख रहा है। और जो डेड सी होता है, जहां बहुत सॉल्ट होता है, आपको डेड सी की बात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में भी लिखिए, वहां पर आपको कुछ बताएगा कि किंग हेरोड का पैलेस था, वहां देखना। ठीक है। तो डेड सी जहां बहुत सॉल्ट होता है, वहां पर हमारे पास जो कंसंट्रेशन होती है वो 100 पीपीटी के अराउंड है। ऐसे ही एनिमल्स जो होते हैं, वो जब कंसंट्रेशन बदलती है ना, जो पानी वाले एनिमल्स होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है। तो उसमें एक यूरी हेलाइन होता है। यूरी का मतलब ब्रॉड रेंज सैलिनिटी टॉलरेट कर सकता है, और एक स्टेनो होता है नैरो रेंज, मतलब ज्यादा नमक बदलेगा तो स्टेनो हेलाइन मर जाएंगे। यूरी हेलाइन सैलिनिटी बदलती है तो सरवाइव कर लेते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं लाइट पे। लाइट जो होता है बेटा, हमारे पास जो सन है वो एक सोर्स हो सकता है, मून हो सकता है, पर मेनली सन है। प्लांट में क्या होता है, सनलाइट डिसाइड करती है 2 चीज, एक प्रोडक्टिविटी, एक फोटो पीरियोडिज्म। ठीक है। और कुछ प्लांट्स शेड में ग्रो कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, वेवलेंथ भी काफी इंपॉर्टेंट होती है।
सुन लें ध्यान से, वेवलेंथ काफी इंपॉर्टेंट होती है कि जो यूवी रेज होती है वो हार्म करती है, ठीक है। और विजिबल स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलते हैं, जो सॉरी हम वो जो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए उसे हम कहते हैं पार, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। डन है, बताओ सही है सर। उसके बाद हम बात करते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन के बाद हम बात कर लेते हैं कि ठीक है ये हो गया हमारे पास। अब हम बात कर लेते हैं पानी जो है, सॉरी लाइट जो है क्या एनिमल्स के लिए इंपॉर्टेंट है? हाँ, 3 चीजें लिखती है एनसीईआरटी। पहला फीडिंग हैबिट, फोरेजिंग हैबिट, ठीक है, माइग्रेशन और रिप्रोडक्शन। माइग्रेशन मतलब कोई एनिमल कब जाएगा कहीं माइग्रेट करके दूसरे एरिया में, वो लाइट पे मतलब डे लेंथ पर डिपेंड कर जाता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है यार डीप सी में किस तरह के प्लांट मिलते हैं, क्योंकि वहां सिलेस्टियल सोर्स, सिलेस्टियल मतलब अंतरिक्ष से आने वाले लाइट के सोर्स नहीं होते, जैसे सन नहीं होता, ये चीजें नहीं होती, सिलेस्टियल सोर्स नहीं होता, ठीक है। तो वहां डीप सी जो मेरे पास है, डीप सी में मेरे पास सनलाइट का कोई खास सोर्स नहीं होता, तो वहां पर जहां स्कैटरिंग से थोड़ी लाइट मिलती है तो वहां रेड एल्गी मिल जाती है। वैसे मुझे वहां पर डीप सी में जाऊंगा तो बॉटम पे कुछ एनिमल्स वगैरह मिलेंगे जो हेट्रोट्रॉफ होते, तो जहां लाइट बिल्कुल नहीं पहुंचेगी वहां तो कोई ऑटोट्रॉफ नहीं, उसके थोड़ा ऊपर रेड एल्गी, तो डीप सी मतलब रेड एल्गी याद कर सकते हो। आगे आ जाते हैं सॉइल पे। जो सॉइल फॉर्मेशन होती है उसके लिए एक वर्ड होता है पैडोजेनेसिस, एनसीईआरटी ने नहीं दिया, छोड़ सकते हैं। जो सॉइल फॉर्मेशन होता है वो कई चीजों पे डिपेंड करता है। एक होती है टोपोग्राफी मतलब एरिया, टोपोग्राफी मतलब कहीं पर माउंटेन है, कहीं पर रिवर है। उसके अलावा वो सॉइल में कितना मतलब वेदरिंग हो रही है। वेदरिंग क्या होता है, एक पत्थर से सॉइल बनती है, टूट फूट हो रहा है उसको, मतलब मिट्टी टूट टूट के ही तो बनेगी पत्थर से, वो वाला हो गया वेदरिंग। तीसरी चीज होती है कि वो सॉइल एक जगह से दूसरी जगह गई है कि नहीं, ट्रांसपोर्टेड है कि नहीं, ठीक है। ये 3 चीजें होती हैं बेटा, ट्रांसपोर्टेड है कि नहीं है, ठीक है, ये 3 चीजें होती हैं। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बात यहां पे ये है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये ट्रांसपोर्टेड है कि नहीं है, ये बात हमने कर ली। अमाउंट ऑफ वेदरिंग की बात कर ली, आ रहा है समझ नहीं आ रहा, अमाउंट ऑफ वेदरिंग की बात कर ली, ट्रांसपोर्टेड है कि नहीं है ये बात कर ली मैंने, सही है। अब हमने ये तो हो गया, ठीक है, अमाउंट ऑफ वेदरिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेड है कि नहीं है ये भी बात हो गई, ठीक है। सर भूल गए, नहीं बेटा भूला नहीं, कुछ और सोचने लग जाते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। अब क्या हो गया, हमने ये देख लिया, ठीक है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि सॉइल की जो प्रॉपर्टी है उसमें क्या क्या होता है। ग्रेन का साइज, ग्रेन मतलब कंकड़ छोटे होंगे, पतले होंगे, बहुत छोटे होंगे या थोड़े बड़े होंगे, ग्रेन का साइंस है ना। उसमें सैंड होगी, सिल्ट होगी, क्ले, ऐसा कुछ। उसके अलावा उसमें ऑर्गेनिक मैटर कितना है, ठीक है, एयर कितनी है, ये सब सॉइल की क्वालिटी मतलब चीजें डिसाइड, सॉइल में क्या डिसाइड करता है, परकोलेशन मतलब कितना पानी जाएगा और कितना वो पानी होल्ड कर सकता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो हमने बोला सॉइल कैसे बनती है वो बता दिया, सॉइल में क्या क्या चीजें होती है प्रॉपर्टी के बारे में, कि ग्रेन होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, ये चीजें होती है, एयर होता है और पानी होता है, ठीक है। उसके बाद ये चीजें क्या डिसाइड करती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, कितना पानी वो होल्ड कर सकता है, और परकोलेशन कितना पानी नीचे जा सकता है। सॉइल बताती है कि किस तरह के प्लांट वहां उगेंगे और फिर किस तरह के एनिमल्स हमारे पास वहां होते हैं, मतलब उसी में। और जो बॉटम पे एनिमल्स मिलते हैं उन्हें जैसे मान लो तालाब है, पॉन्ड है, पॉन्ड के बॉटम में मिलते हैं उन्हें बेंथिक एनिमल्स कहते हैं, सही है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि हमें यह पढ़ना है कि कैसे कैसे एबायोटिक फैक्टर बायोटिक को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल यहां तेज हवा है, वो मुझे क्या इंपैक्ट डालेगी, या मान लो यहां पर बहुत तेज धूप है, मुझे क्या इंपैक्ट डालेगी, मैं ये जानना चाह रहा हूं। तो सवाल यह है कि बायोटिक जो एबायोटिक कंपोनेंट है इफेक्ट डालेगा ही क्यों, एबायोटिक जो है वो इफेक्ट डालेगा ही क्यों, ये मन में सवाल आ रहा है, क्यों डालेगा इफेक्ट, ऐसा मन में सवाल आ रहा है कि जो एबायोटिक है इफेक्ट डालेगा ही क्यों। तो इसका आंसर एनसीईआरटी ऐसे देती है कि बहुत लंबे समय से हमारे अंदर एक मतलब एक तरह का वो आया है कि मतलब हमने बहुत लंबे टाइम में अपनी बॉडी के अंदर एक कांस्टेंट इंटरनल कंडीशंस इवॉल्व करी हैं। इस कांस्टेंट इंटरनल कंडीशंस को हम कहते हैं होम्योस्टैसिस। अब ये कांस्टेंट इंटरनल कंडीशन क्यों इवॉल्व करी हैं, ताकि हमारी बॉडी में होने वाले रिएक्शन मैक्सिमम स्पीड से चलते रहे। तो इस कांस्टेंट इंटरनल कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, होम्योस्टैसिस बोलते हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे कि ठीक है होम्योस्टैसिस हमने इवॉल्व किया। अब ये 2 चीजों के रिस्पेक्ट में होता है, एक होता है थर्मो रेगुलेशन मतलब टेम्परेचर को रेगुलेट करना, एक होता है ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो का मतलब होता है सॉल्ट को रेगुलेट करना, थर्मो का मतलब टेम्परेचर रेगुलेट करना, ऑस्मो का मतलब सॉल्ट को रेगुलेट करना। ये 2 चीजें हो गई, ये समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। अच्छा अब हम ये कह रहे हैं कि क्योंकि हमारी बॉडी ने या सभी जीव ने अपने अंदर एक कांस्टेंट इंटरनल कंडीशन इवॉल्व करी है, यदि बाहर की कंडीशन, इफ एक्सटर्नल कंडीशन चेंज, दिस होम्योस्टैसिस कैन बी अफेक्टेड।
दिस होम्योस्टैसिस कैन बी अफेक्टेड। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रही है? ये होम्योस्टैसिस क्या हो सकती है? अफेक्ट हो सकती है। कोई डाउट है बताओ, सोचो। नहीं सर, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि बेटा कि क्या फायदा होता है होम्योस्टैसिस मेंटेन करने का। मान लो मैं कहता हूं टेम्परेचर मेंटेन करने का क्या फायदा होता है। इसका एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिया है कि जो लोग अपनी बॉडी गाड़ी के अंदर एसी मेंटेन करते हैं, ठीक है, एसी मेंटेन करते हैं गाड़ी के अंदर, ठीक है, और घर में एसी लगा रहे हैं और ऑफिस में, तो वो मैक्सिमम एफिशिएंसी से काम कर सकते हैं। इसका मतलब उन्होंने अपनी होम्योस्टैसिस, अपने आसपास के एनवायरमेंट को मेंटेन करा। सही है कि नहीं, बताओ? ठीक है, क्लियर है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर उन्होंने अपने अंदर के एनवायरमेंट को मेंटेन करा, अपने अंदर के एनवायरमेंट को मेंटेन करा, उससे फायदा क्या हुआ? वो मैक्सिमम एफिशिएंसी से काम कर। नुकसान क्या हुआ? एनर्जी का खर्चा। सेम क्या होता है, अगर हमें होम्योस्टैसिस मेंटेन करनी है तो हमें खर्च क्या पड़ेगा? एनर्जी का। फायदा क्या होगा? हम मैक्सिमम एफिशिएंसी से काम करेंगे। अब हम ये कह रहे हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होम्योस्टैसिस मेंटेन कर सकते हैं वो कितने तरह के होते हैं। एक होता है मेरे पास थर्मो रेगुलेटर, मतलब हम रेगुलेटर बोल सकते हैं, सिंपल रेगुलेटर की बात करते हैं। एक होता है कन्फर्मर और एक होता है पार्शियल रेगुलेटर। सबसे पहले चलो कन्फर्मर की बात करते हैं या रेगुलेटर की कर। रेगुलेटर क्या होते हैं? बाहर की कंडीशन, मान लो मैं रेगुलेटर हूं, बाहर टेम्परेचर 10 है, कोई फर्क नहीं पड़ा, 20 है, मेरे अंदर टेम्परेचर उतना ही रहेगा, उन्हें कहते हैं रेगुलेटर। तो रेगुलेटर वो होते हैं जो इंटरनल कंडीशन कांस्टेंट रखेंगे। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तो थर्मो रेगुलेटर बोल दिया। अब थर्मो रेगुलेशन कैसे कर सकते हैं? स्वेटिंग और शिवरिंग के थ्रू। कैसे कर सकते हैं बेटा? स्वेटिंग के थ्रू कर सकते हैं और शिवरिंग के थ्रू कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं बताओ? स्वेटिंग और शिवरिंग दो तरीके से कर सकते हैं। उससे खर्चा क्या होगा? एनर्जी का खर्चा होगा। फायदा क्या होगा? मैक्सिमम स्पीड से चलेगा। ठीक है, अब मैं आपको यहां पर ये बताता हूं कि यार थर्मो रेगुलेशन दो तरीके से किया जा सकता है। एक फिजियोलॉजिकली, जैसे मान लो हम मैमल्स हैं तो हमारा हम वार्म ब्लडेड हैं, तो हम अपना टेम्परेचर फिजियोलॉजी के थ्रू मेंटेन करते हैं, स्वेटिंग शिवरिंग के थ्रू। दूसरा क्या होता है, कुछ कोल्ड ब्लडेड होते हैं, वो भी रेगुलेटर होते हैं, वो इधर उधर मूव कर जाते हैं, तापमान बढ़ेगा कहीं और चले गए, तो उसे कहते हैं बिहेवियर के थ्रू। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए थर्मो रेगुलेटर कैन मेंटेन टेम्परेचर, एक हो गया बिहेवियर और एक हो गया एक बिहेवियर हो गया हमारे पास, दूसरा हमारे पास क्या हो गया? बिहेवियर, और दूसरा हो गया फिजियोलॉजी। सही हो गया, ठीक है। कन्फर्मर क्या होता है? बाहर 10 डिग्री है, बॉडी का टेम्परेचर 30, मान लो जो भी है, अभी क्या मान लो बॉडी का टेम्परेचर भी उसने, सॉरी बाहर 20 है तो बॉडी का टेम्परेचर 20 है, बाहर 22 है तो बॉडी का टेम्परेचर, तो अंदर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता है। उससे बेनिफिट क्या है? एनर्जी खर्च नहीं होगी, पर ये कोई बेनिफिट थोड़ी है। लॉस क्या है? एंजाइम मैक्सिमम एफिशिएंसी से कम काम करेंगे। एंजाइम जब मैक्सिमम एफिशिएंसी से काम करते तो उसे क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम। और उससे कम काम करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? सब ऑप्टिमम काम कर रहे हैं। समझ में आ रही है? सही है सर, बढ़िया है। अब इसके बाद की बात कर लेते हैं, इसके बाद की हम बात करेंगे, ये हो गया ऑप्टिमम और सब ऑप्टिमम। सही है सर, बढ़िया है, ठीक है। उसके बाद हमने बात की कि पार्शियल रेगुलेटर क्या होता है, उसका ग्राफ ऐसे दे रखा है। पार्शियल रेगुलेटर का ग्राफ इस तरीके, देखो इधर दे रखा है हमारे पास इंटरनल लेवल, इस एक्सिस पर हमारे पास दे रखा है एक्सटर्नल लेवल। तो इंटरनल लेवल कांस्टेंट रहेगा तो रेगुलेटर, ठीक है, क्लियर है, रेगुलेटर। इंटरनल और उसके साथ ऐसे वाला ग्राफ बनेगा तो क्या बनेगा? कन्फर्मर। पार्शियल रेगुलेटर का ग्राफ एक्स एक्सिस से ऐसे दिखाकर फिर ऐसे आ रहा है, ठीक है, मतलब पैरेलल हो जा रहा है एक्स एक्सिस पर, तो उसे पार्शियल रेगुलेटर कह रहे हैं। पर लिखने में लिखा हुआ है पार्शियल रेगुलेटर के लिए कि वो क्या करता है, कुछ देर तक अपने आप को मतलब रेगुलेट रखता है, फिर कंफर्म करता है। कर लेंगे इतना, ठीक है, क्लियर है, सही है। आगे चल लेते हैं। ये हो गया हमारे पास इसको लेके। अब उसके बाद एनसीईआरटी कहते हैं स्मॉल साइज के एनिमल्स पोलर एरिया में क्यों नहीं मिलते? क्योंकि अगर मुझे बॉडी का तापमान मेंटेन रखना है तो मुझे एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, पोलर एरिया में ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। छोटे ऑर्गेनिज्म का सरफेस एरिया ज्यादा होता है। समझ में आ गया? उसके अलावा हम ये कह रहे हैं कि सारे कन्फर्मर रेगुलेटर क्यों नहीं बन गए? रेगुलेटर में फायदा है, हाँ सर फायदा है। क्या फायदा है? मैक्सिमम स्पीड से चलते हैं रिएक्शन, तो सारे कन्फर्मर रेगुलेटर क्यों नहीं बन गए? क्यों? क्योंकि कॉस्ट एनर्जी बेनिफिट है, जो वो कॉस्ट दे पाए वो बन गए रेगुलेटर, बाकी रह गए कन्फर्मर। सही है सर, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हम ये कहते हैं मान लो बाहर की कंडीशन बदल रही है, अगर वो कंडीशन शॉर्ट टाइम के लिए बदलेंगी, थोड़ी देर के लिए बदलेंगी, तो दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है माइग्रेशन, भाग जाना, कहीं और चले जाएंगे। माइग्रेशन का बेस्ट एग्जांपल है एक साइबेरिया एरिया है रशिया, वहां से एक बर्ड आती है साइबेरियन क्रेन। तो साइबेरियन क्रेन अगर रशिया से आती है, साइबेरियन क्रेन जो है वो रशिया से अगर आती है साइबेरियन क्रेन, तो वो इंडिया में आती है विंटर में, है ना, ठीक है सर। तो वो किस लिए आती है? क्योंकि वहां बहुत ज्यादा विंटर है।
तो वहां कंडीशन अनफेवरेबल है। सही है। अब हम बात करते हैं साइबेरियन क्रेन के बाद हमने बात कर ली सस्पेंशन की। व्हाट इज सस्पेंशन? मान लो कंडीशन बदल जाए बाहर की और कोई ऑर्गेनिज्म अपनी एक्टिविटी सस्पेंड कर ले, मतलब जैसे सीड जर्मिनेट ना करे, स्पोर्स ऑफ बैक्टीरिया, या विंटर में होता हाइबरनेशन, हाइबरनेशन पोलर बियर में होता है, छुप जाता है ठंड में ताकि एक्टिविटी कम हो जाए, एनर्जी खर्चा कम हो। एस्टिवेशन, फिश और वो नीचे चले जाते हैं, दैट इज एस्टिवेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? एस्टिवेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एस्टिवेशन के बाद हम बात करते हैं हाइबरनेशन हो गया, एस्टिवेशन हो गया। उसके बाद हमने बात करी बेटा, एस्टिवेशन के बाद बात करी डायापॉज। जू प्लैंक्टन क्या होते हैं? जू प्लैंक्टन सस्पेंडेड एक्टिविटी शो करते हैं, है ना, उन्हें हम कहते हैं डायापॉज। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। अब क्या है कि अगर कंडीशन बहुत लंबे समय के लिए बदल जाए तो हम क्या लाएंगे? हम लाएंगे एडेप्टेशन। अब एडेप्टेशन की डेफिनेशन में लिखती है कि मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल किसी भी तरीके का बदलाव जो सर्वाइवल के लिए हो, जिंदा रहने के लिए हो, और वो रिप्रोडक्शन भी ऑर्गेनिज्म वहां करे। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म में ऐसा बदलाव जो सर्वाइवल के लिए हो और रिप्रोडक्शन के लिए हो। ये समझ में आ गई? हाँ सर, ठीक है। अब हम यहां पे कहेंगे कि टाइम के साथ एडेप्टेशन जेनेटिकली फिक्स हो जाती है। ये लाइन भी एनसीईआरटी लिखती है, जेनेटिक मतलब जीन्स में आ जाती है। अब एडेप्टेशन कहां पर होगी? मुश्किल एरिया में। सबसे पहले आ जाते हैं डेजर्ट में। डेजर्ट में एनिमल्स की एडेप्टेशन क्या होती है? कैंगरू रैट करके एक चूहा होता है, वो पानी नहीं पीता, ड्रिंक लेस वाटर, या नहीं पीता बिल्कुल भी। वो क्या करता है? फैट ऑक्सीडेशन से पानी बनाता है। ये चीज समझ में आ रहा है? इंटरनल फैट को ऑक्सीडाइज करके, आपने पढ़ा ईटीएस में, फाइनली पानी बनता है, तो फैट ऑक्सीडाइज करके पानी बना लेता है। सही है सर। उसके बाद बात कर लेते हैं प्लांट्स की। प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट में सनकन स्टोमेटा होता है, थिक क्यूटिकल होता है, कैम पाथवे होता है। स्टोमेटा जो रात में खुलता है हो गया, वो हमारे पास कैम पाथवे हो गया। उसके अलावा मॉडिफाइड स्टेम होती है, स्टेम जो होगी वो मॉडिफाई हो जाएगी। लीफ मॉडिफाई हो जाती है स्पाइंस में, और स्टेम कैसी हो जाती है? फोटोसिंथेटिक हो जाती है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गई? ठीक है। अब इसके बाद की बात करते हैं। ये हो गया सनकन स्टोमेटा, थिक क्यूटिकल, ये सारी बातें हो गई। अब आते हैं आगे की एडेप्टेशन में। कोल्डर एरिया में प्लांट में ऐसा कोई एडेप्टेशन नहीं होती। एनिमल्स में क्या होता है? कान और हाथ पैर छोटे होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? एलन्स रूल। कान और पैर, लिम्स मतलब हाथ पैर छोटे हो, कान छोटे हो, एलन्स रूल। ये कहां होता है? कोल्डर एरिया में। छोटी चीज बेस कम सरफेस, अभी तो कह रहे थे सर छोटे की ज्यादा होता है, मैं कह रहा हूं पूरे एनिमल में अगर हाथ पैर छोटे होंगे तो सरफेस एरिया घट जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हम एक फैट की लेयर होती है, उसे ब्लबर कहते हैं, वो सील में होती है। सील एक पानी में मिलने वाला एनिमल है, उसके अंदर एक फैट की लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्लबर। ठीक है, ब्लबर होती है, वो प्रेजेंट होती है। हो जाएगा? हाँ सर, वो हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बात हम ये कह रहे हैं, हमने ब्लबर देख लिया, हमने सील की बात कर ली, ठीक है, हमने ब्लबर की बात कर ली। ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है। इसके बाद हम बात कर सकते हैं, ध्यान से देखना, इसके बाद हम बात कर सकते हैं, ब्लबर हो गया, हमने ये वाली बात कर दी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात क्या कर सकते हैं? सुनो, फैट की लेयर, ब्लबर। सर आप भूल गए? नहीं बेटा, भूला नहीं, कुछ सोचने लगता हूं, ठीक है। तो अब हम बात कर सकते हैं, ये तो हो गई कोल्डर एरिया की। अब आ जाती है फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। फिजियोलॉजिकल मतलब बॉडी में कुछ चेंज हो रहा है फिजियोलॉजी में। अगर हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, मोर देन 3500 मीटर की हाइट पर, तो एक प्रॉब्लम होती है जिसे एल्टीट्यूड सिकनेस कहते हैं। मतलब क्या हुआ एल्टीट्यूड सिकनेस? उसमें क्या होता है? ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगती है, हार्ट, दिल घबराने लगता है, हेडेक होने लगती है, ये सारी प्रॉब्लम होती है। हेडेक, हार्ट पल्पिटेशन, वॉमिटिंग, ये नोजिया, सर घूमना, ये सब होती है। इसका रीजन क्या है? ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाता है, टेंशन कम हो जाती है। सॉल्यूशन 3 दे रखे हैं। पहला, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगी। दूसरा, हम क्या करेंगे? पहला तो हो गया ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगी। दूसरा, आरबीसी काउंट बढ़ाना पड़ेगा, वो धीरे धीरे बढ़ेगा। तीसरा क्या होगा? ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी डिक्रीज होगी। ध्यान रखना, डिक्रीज लिखा है, इंक्रीज नहीं लिखा। डिक्रीज होने से ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन से आसानी से रिलीज होती है। अब इसके अलावा कोई एडेप्टेशन है? बायोकेमिकल एडेप्टेशन। डीप ओशियन में क्या होता है? बायोकेमिकल एडेप्टेशंस होती हैं। डीप ओशियन में जो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं और कुछ जो गर्म जगह पे मिलते हैं। उसके अलावा क्या है सर? उसके अलावा क्या है बेटा? उसके अलावा है मेरे पास बिहेवियरल एडेप्टेशन। बिहेवियरल एडेप्टेशन किस में होती है? बिहेवियरल एडेप्टेशन वो होती हैं जो बिहेवियर की वजह से होती हैं। जैसे मान लो एनिमल है, उसको पता है कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, एक तरह का लिजर्ड है। कौन सा लिजर्ड है सर? गार्डन नहीं, डेजर्ट लिजर्ड लिखा है। डेजर्ट लिजर्ड जो होती है, वो जब ठंड होती है ना, वो जाकर क्या करता है? धूप सेकता है, बास्क इन सन। और अगर गर्मी आती है तो मूव कर जाता है वो कहीं पर। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ सर, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम यहां से क्या बात करेंगे बेटा? हम बात करेंगे पॉपुलेशन की। ऑर्गेनिज्म वाला पार्ट कवर हो गया। पॉपुलेशन की सबसे पहले डेफिनेशन।
पॉपुलेशन क्या है? ग्रुप है किसका? सेम स्पीशीज का। सबसे पहले ज्योग्राफी कॉमन है, कॉमन ज्योग्राफी, जो आपस में रिसोर्सेज, व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज? खाना और क्या होगा? जगह। रिसोर्सेज के लिए कंपीट करते हैं और या उसे शेयर करते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। या और आपस में रिप्रोड्यूस, कैन इंटरब्रीड, आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। तो डिफाइन कर रहा हूं, पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज विच कैन शेयर एंड कंपीट फॉर रिसोर्सेज एंड विच कैन इंटरब्रीड। सही है। दो तरह की डेफिनेशन है पॉपुलेशन की। एक जो जेनेटिसिस्ट देते हैं, जेनेटिक्स वाले, वो मानते हैं ओनली प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज पॉपुलेशन, और जो ऑर्गेनिक वो है हमारे पास इकोलॉजिस्ट हैं, वो मानते हैं कि पॉपुलेशन ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है जो एसेक्सुअल से भी बन सकता है और सेक्सुअल से भी बन सकता है। ये चीज आ गई समझ? ठीक है। अब पॉपुलेशन को बताने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिन्हें एट्रीब्यूट्स कहते हैं। सबसे पहले है बर्थ रेट। बर्थ रेट के लिए एनसीईआरटी लिखती है बर्थ होता है एक सिंगल इंडिविजुअल का, लेकिन ग्रुप का तो रेट होता है, मतलब बर्थ रेट होती है। बर्थ रेट कैसे निकालते हैं? मान लो आपके पास एक पॉन्ड है, उसमें 20 लोटस है, ठीक है। मान लेते हैं 1 साल के बाद 4 और आ गए, 24 हो गए। तो बर्थ रेट कैसे निकालेंगे? पहले कितने थे सर? 20 थे। बड़े कितने? 4। तो इंक्रीज अपॉन में 20 इनिशियल, और उसके बाद यूनिट क्या लिखेंगे? इतने इंडिविजुअल बड़े, पॉइंट में आ गया, इतने इंडिविजुअल बड़े पर लोटस, एक लोटस पे। तो बर्थ रेट निकाली जाती है या तो 1 पर या 10 पर या 100 पर। हम 1 पर निकाल रहे हैं, पर लोटस पर ईयर। ऐसे डेथ रेट क्या होता है? पॉपुलेशन की हमारे पास डेथ होती है, डेथ रेट, डेथ होती है, उसकी डेथ रेट होती है, पॉपुलेशन की डेथ नहीं होती, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी कहती है कि यार डेथ रेट भी ऐसे ही निकालते हैं, कितना घटा अपॉन में इनिशियल पर डे, मतलब मान लो सॉरी पर इंडिविजुअल। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास फ्रूट फ्लाई का एग्जांपल दे रखा है, 40 फ्रूट फ्लाई थी, 4 की डेथ हो गई, 36 रह गई, तो 4 अपॉन में 40, 0.1 आ गया। इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर ईयर या पर वीक का टाइम दे रखा तो पर वीक, सही है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सेक्स रेशियो। भाई क्योंकि पॉपुलेशन में मेल और फीमेल दोनों होते हैं तो हम सेक्स रेशियो निकाल सकते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं कि 1000 फीमेल पे कितने मेल है, ये इंडिया में भी निकालते हैं हम सेक्स रेशियो। इससे पता चलता है कि पॉपुलेशन किस तरह की है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो पॉपुलेशन है उसको हम एज के हिसाब से बांट सकते हैं, मतलब एक ऐसी एज जो रिप्रोड्यूस नहीं कर रही है उसे कहते हैं प्री रिप्रोडक्टिव। मान लो 0 से 15 या 0 से 20 ले लो। फिर आती है रिप्रोडक्टिव एज। अब रिप्रोडक्टिव एज कहां तक होगी? मेल में तो अनलिमिटेड कुछ भी लिख दो, फीमेल में मीनोपॉज तक लिख सकते हो, तो 45 लिख लेते हैं। तो हमने 15 से 45 वैल्यूज नहीं दे रखी एनसीईआरटी ने, 45 प्लस को पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो हमारे पास 3 तरह के ग्राफ बनते हैं। एक प्रॉपर पिरामिड बनता है ना, उसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल, है ना। उसको हम क्या बोलेंगे कि वो ग्रोथ जो है एक्सपोनेंशियल टाइप की होती है। फिर हमारे पास बनता है स्टेबिलाइजिंग, है ना। अब एक्सपोनेंशियल क्या होती है? जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव हो, फिर छोटा रिप्रोडक्टिव, फिर उससे छोटा पोस्ट रिप्रोडक्टिव। स्टेबलाइजिंग में क्या होता है? प्री और रिप्रोडक्टिव सेम साइज का होता है, फिर ऊपर वाला छोटा होता है। और डिक्लाइनिंग में क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है रिप्रोडक्टिव, प्री और पोस्ट कम होता है। याद रह जाएगी, ठीक है। उसको हम अर्न शेप कहते हैं, ठीक है। कर लोगे? किस वाले को कह रहे हैं अर्न शेप? लास्ट वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये हो गई हमारे पास पिरामिड जो बनते हैं। उसके बाद हमने बात करी थी पॉपुलेशन डेंसिटी की। डेंसिटी क्या होती है? घनत्व कहते हैं, जनसंख्या घनत्व। किसी भी एरिया में मान लो 1 किलोमीटर में 300 लोग रह रहे हैं, कहीं पर 1 किलोमीटर पे 40 लोग रह रहे हैं, तो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, एरिया डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज डिवाइडेड बाई किलोमीटर एरिया, ठीक है। ये बोल सकते हैं, सही है, ठीक है। उसके बाद हम क्या बात कर सकते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी में? आप बताओ और सोचो। पॉपुलेशन डेंसिटी के बाद ये होता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी बेस्ट तरीका तो नंबर काउंट करने का है। एनसीईआरटी कहती है हमेशा नंबर चलता नहीं है। नंबर की जगह हम क्या कर सकते हैं बेटा? नंबर की जगह हम क्या कर सकते हैं भाई? एक बैक्टीरिया है तो उसमें कॉलोनी काउंट कर लो, पहला पॉइंट ये हो सकता है। बैक्टीरिया में क्या काउंट कर लो? कॉलोनी काउंट कर लो। दूसरा हम क्या कर सकते हैं? बैक्टीरिया में तो हमने काउंट कर ली कॉलोनी। दूसरा हम क्या कर सकते हैं? दूसरा हम जैसे मान लो वो है हमारे पास कोई एरिया है, वहां पे बरगद का पेड़ है, बैनियन ट्री है, वहां नंबर नहीं चलेगा। नीचे पार्थीनियम है, कैरेट ग्रास है, किसके साथ आए थे सर? वीट के साथ आए थे, इंपोर्टेड वीट के साथ, सही है। तो वहां पर क्या होगा? कितना एरिया बैनियन ने कवर किया और कितना उसका बायोमास है, कर लोगे, ठीक है। तीसरा हम बोल सकते हैं पॉन्ड में या बड़ी लेक में हम एक सिंगल कैच में कितनी फिश पकड़ें और टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर दें। ऐसा कर सकते हैं किसके लिए? लेक के लिए और पॉन्ड के लिए, कर लोगे, सही है सर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं उसकी, ये लेक और पॉन्ड ये सारा हो गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं
सही है, क्लियर है। पॉन्ड और लेक की हमने बात कर ली। दूसरा हमने क्या किया, दूसरा चीज हमने ये देखा कि पॉपुलेशन डेंसिटी की बात, अच्छा हाँ, टाइगर की बात कर ली। टाइगर में क्या होता है बेटा, नंबर काउंट करना मुश्किल होता है, तो हम कैसे नंबर काउंट करते हैं, उसके पैरों के निशान, पग मार्क्स, पैरों के निशान, और उसके अलावा हम ये करते हैं फीकल, उसका एक्सक्रीटा, उससे करते हैं पग मार्क्स और फीकल पैलेट। ठीक है, अब आ जाते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ पे। पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए एनसीईआरटी ने बोला है कि क्या होता है, पहला फैक्टर जो होता है, एक होता है रेड्यूस वेदर, वेदर का फर्क पड़ता है, रिसोर्सेज का फर्क पड़ता है। समझ में आ रहा है कि आसपास कैसे रिसोर्सेज हैं, वेदर कैसा है, ठीक है, क्लियर है। तो ये कुछ चीजें बताई हैं उसने, और रिसोर्सेज में मतलब खाना हो सकता है, स्पेस हो सकता है, ठीक है, रिड्यूस वेदर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए उन्होंने बोला है कि मान लो इनिशियल पॉपुलेशन एन है, ठीक है, तो हम कैसे उसको क्या लिखेंगे उसमें, तो इनिशियल पॉपुलेशन एन है, ठीक है, तो फाइनल पॉपुलेशन जैसे एन है अभी, तो फाइनल पॉपुलेशन क्या होगी, एन प्लस बी, बी क्या है हमारे पास, नेटेलिटी, नंबर ऑफ बर्थ, ठीक है, प्लस आई मिग्रेशन, आई मतलब आई मिग्रेशन, तो बी प्लस आई माइनस डी प्लस ई, डी क्या है हमारे पास, मॉर्टेलिटी, मॉर्टेलिटी आया था, डेथ को कहते हैं एक तरीके से, मॉर्टेलिटी माइनस ई, सॉरी मॉर्टेलिटी, जैसे बर्थ प्लस आई मिग्रेशन माइनस डेथ प्लस ई, सही है, ये इक्वेशन दे रखी है, क्लियर है। एनसीईआरटी कहती है किसी नॉर्मल जगह ग्रोथ जो होती है मेनली बर्थ और मतलब माइनस डेथ के डिफरेंस से होती है, पर कोई न्यूली कॉलोनाइज एरिया होता है जो नया बसता है, वहां पर आपको क्या करना हो पड़ेगा, वहां देखना पड़ेगा कि वहां पर मेनली आइमिग्रेशन से होती है, लोग बाहर से आते हैं। सही हो गया सर, बढ़िया हो गया। अब हम बात कर लेते हैं, ये भी हो गया, अब हम बात कर लेते हैं इसकी, ये तो आइमिग्रेशन हो गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आइमिग्रेशन के बाद हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आइमिग्रेशन हो गया, हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी, एक ग्रोथ के पैटर्न की। देखो एनसीईआरटी कहती है यार ग्रोथ का कोई ना कोई पैटर्न होता है और उसके कर्व बनाते हैं। सबसे पहले होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जो बहुत कम होता है। अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में हमारे पास एन जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो dn अपॉन dt इज इक्वल टू आर, स्मॉल आर कैपिटल एन है, तो जो स्मॉल आर है वो रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है, और कैपिटल एन जो है मेरे पास पॉपुलेशन डेंसिटी है। इसकी एक और इक्वेशन दे रखी है, जैसे वो उसमें दे रखी थी, इसमें सर प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट में एक और इक्वेशन दे रखी है, वो दे रखी है एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर आर टी, ई का पूछा था, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, ई को कहते हैं, सही है सर। उसके बाद हमने क्या किया बेटा, हमने कहा कि भाई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए रिसोर्सेज अनलिमिटेड होने चाहिए, इक्वेशन बता दी उसमें, और कौन सा कर्व बनेगा उसमें, हमारे पास सिग्मोइड नहीं, जे शेप कर्व बनेगा। कैसा बनेगा, जे शेप। इक्वेशन क्या है एक्सपोनेंशियल की, dn अपॉन dt rn, ठीक है सर। r की वैल्यूज दे रखी हैं, वो करने मेरे हिसाब से तो नहीं आ सकती, r की वैल्यूज नहीं करो ऐसा, dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn, और कैसा जे शेप कर्व बनेगा, कर लोगे, हाँ सर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn, और हमारे पास जो कर्व बन रहा है वो जे शेप कर्व बन रहा है। कैसा बन रहा है, जे शेप कर्व, सही है, हाँ सर सही है। अब नेक्स्ट चलते हैं यहां पर हम बात कर लेते हैं सिग्मोइड कर्व की। इसकी बात कर लेते हैं, सिग्मोइड कर्व, सिग्मोइड मतलब एस शेप कर्व बनता है, ठीक है सर, ठीक है। तो कैसे बनता है सुनना, हमारी एनसीईआरटी कहती है कि पॉपुलेशन डेंसिटी पर एक लाइन बनाते हैं, उसे के कहते हैं, कैरिंग कैपेसिटी। इक्वेशन आ जाती है dn अपॉन dt आर एन के माइनस एन अपॉन में के, फिर रिपीट कर रहा हूं, dn अपॉन dt आर एन ब्रैकेट में है के माइनस एन अपॉन में के। यहां के का मतलब है कैरिंग कैपेसिटी, मतलब ये वो पॉपुलेशन साइज है जिसको सपोर्ट करते हैं रिसोर्सेज के थ्रू, ये वो पॉपुलेशन साइज है जिसको सपोर्ट करते हैं हम रिसोर्सेज के थ्रू, सही है, उसे कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। अगर पॉपुलेशन बहुत कम है तो dn अपॉन dt आर एन ही आ जाता है। उसमें केस में क्या होता है, जो हमारे पास k है वो n से बहुत बड़ा है, ठीक है। अगर मेरे पास n बराबर में k होगा तो ग्राफ ऐसे कांस्टेंट हो जाता है, इसे एसिम्प्टोट कहते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, k बराबर में n होगा तो ग्राफ कांस्टेंट हो जाता है। सिग्मोइड ग्राफ ऐसे जो कांस्टेंट होता है ना, किसके कांस्टेंट है, एक्स एक्सिस के। वो कब होता है, जब k और n बराबर हो जाए, मतलब जो पॉपुलेशन है कैरिंग कैपेसिटी के बराबर हो जाए, सही है सर, ठीक है। अच्छा, कैरिंग कैपेसिटी क्या है, जैसे मान लो कोई फॉरेस्ट है, उसमें 100 आपके 100 मान लो एलिफेंट को सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो वो मैक्सिमम वैल्यू होती है, इससे ज्यादा होंगे तो सर्वाइव नहीं कर पाते। किससे सपोर्ट कर रहे हैं, खाने से और जगह से, उसे कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। हर एनिमल की अलग अलग हो सकती है। उसके बाद एनसीईआरटी लिखती है एक टॉपिक जिसे हम, अच्छा इसका इक्वेशन का नाम है वर्लहुल्स्ट पर्ल, है ना आपका,
कौन सा? लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व नाम है। dn अपॉन dt Rn n माइनस k अपॉन में n। ठीक हो गई बात? सही है सर। आगे कहे हम लोग, अब हम बात करेंगे लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन की। वहां पर एनसीईआरटी कहती है कि ऑर्गेनिज्म अपनी रिप्रोडक्टिव फिटनेस बढ़ाने के लिए अलग अलग टाइप के तरीके चुनता है। अब उसमें क्या, कौन कौन से तरीके वो चुनता है, सिलेक्ट करता है, उसमें क्या तरीका मैं बता देता हूं। उसमें तरीका ये है बेटा हमारे पास, उसमें तरीका ये है कि यार आप ऐसे देखना, ध्यान से सुनना मेरी बात, कौन कौन से मेथड वो ले लेता है। तो मेथड हमारे पास क्या है मैं क्लियर करता हूं, कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे पास वो मैं क्लियर कर देता हूं आपको। कि जैसे मान लो एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे बैम्बू है, बैम्बू क्या करता है, बहुत सारे बच्चे बनाएगा पर 50 ईयर्स में एक बार रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, तो आपको उसमें से एग्जांपल्स देख लेने जो आपके पास हैं। सर एक बार कैसे याद दिला दो बेटा, आप खुद देख लेना उसके एग्जांपल्स। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन के टॉपिक पे। पॉपुलेशन इंटरेक्शन क्या होता है, जब कम्युनिटी रहती है ना तो वो आपस में इंटरेक्ट करती है। सही है सर। पॉपुलेशन इंटरेक्शन में सबसे पहला इंटरेक्शन हमारे पास दे रखा है, मालूम मैं तो एक एक करके बताऊंगा। अमनसलिज्म क्या होता है? अमनसलिज्म में एक को प्लस नहीं, एक को माइनस, दूसरे को जीरो, मतलब एक स्पीशीज को नुकसान होता है, दूसरे को ना फायदा ना नुकसान। इसका एग्जांपल माइक्रोब्स वाले चैप्टर में दे रखा है, जहां पर पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक बनाई थी पेनिसिलियम ने। पेनिसिलियम क्या है सर? फंजाई है। कौन सा ग्रुप है? एस्कोमाइस्टीज। एक्सोजीनस है एंडोजीनस है? कौन से स्पोर? एसेक्सुअल, याद नहीं आ रहा, पिटाई हो जाएगी। एसेक्सुअल स्पोर ओनिडिया है, एक्सोजीनस है, छोड़ते हैं उस पर, इधर आते हैं। तो मेरे पास पेनिसिलिन नाम का केमिकल पेनिसिलियम बनाता है। वो क्या करता है? स्टेफाइलोकोकस को मारता है, तो उसको नुकसान हो रहा है और पेनिसिलियम को कोई फायदा नहीं। ठीक है, जीरो किसको है? पेनिसिलियम को। सही है सर। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास एक और इंटरेक्शन है जिसे हम कहते हैं प्रिडेशन। प्रिडेशन क्या होता है? प्रिडेशन क्या होता है सर? प्रिडेशन वो होता है जो किसी को खा रहे हैं, जिंदा चीज को खा रहे हैं, दैट इज प्रिडेशन। ठीक है, प्रिडेशन तीन एग्जांपल है प्रिडेशन के। पहला लॉयन ईटिंग डियर, दूसरा काउ ईटिंग ग्रास, तीसरा कोई बर्ड किसी मान लो सीड को खा ले, उसे भी प्रिडेशन कहते हैं। सही है सर, ये तीन हो गए। अब प्रिडेशन तीन काम करती है। पहला फ्लो ऑफ एनर्जी, फूड चेन में एनर्जी फ्लो कर रही है, कंडुएट ऑफ एनर्जी कह रहे हैं। दूसरा बता दो सर। पहला हो गया फ्लो ऑफ एनर्जी, दूसरा बता दो सर। दूसरा हो गया हमारे पास, पहला हुआ फ्लो ऑफ एनर्जी और दूसरा हमारे पास हो गया कि यार कंट्रोल पॉपुलेशन ऑफ प्रे। मतलब क्या हुआ? प्रीडेटर की वजह से प्रे की पॉपुलेशन कंट्रोल रहती है। इसका बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है? इसका बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है एक कैक्टस जिसको ऑस्ट्रेलिया में लाए थे। नाम क्या है उसका? प्रिकली पियर कैक्टस। वो इतनी तेजी से फैला कि उसने हैवोक मचा दिया। हैवोक मतलब तहस नहस कर दिया। उसकी पॉपुलेशन किसकी? कैक्टस की। कैसे कंट्रोल में लाए? एक मॉथ क्या होता है? इंसेक्ट की वजह से। सही है सर। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, ये बढ़िया हो गया है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं तीसरा क्या करता है? प्रिडेशन। प्रिडेशन क्या करता है बेटा? पॉपुलेशन जो है बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करता है। कैसे? मान लो एक प्रिडेटर ये है, ये दूसरे को खाता है, वो किसी और को खाता है। इसका मतलब एक बैलेंस बना हुआ है। अगर मैं ये पहले वाले प्रिडेटर को हटा दूं तो ये जो बीच में प्रिडेटर है जो प्रे को खा रहा है उसका नंबर बढ़ जाएगा। उसका नंबर बढ़ जाएगा तो इस वाले प्रे को ज्यादा खाएगा। देखो ये प्रिडेटर है एक, ये इसको खाता है, ये भी प्रिडेटर है किसी दूसरे प्रे का। ठीक है, अगर मैं इस प्रेडेटर को हटा दूं पहले वाले को तो इसका नंबर बढ़ जाएगा। इसका एग्जांपल दे रखा पिजास्टर, एक स्टार फिश की स्पीशीज को हटाते ही 10 इनवर्टिब्रेट जो प्रे रहे होंगे वो एक्सटिंक्ट कर गए। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। पैसिफिक ओशियन करके कुछ लिखा हुआ जगह पर, वो जगह याद नहीं करो, ये पिजास्टर याद रखो। उसके बाद नेक्स्ट क्या है बेटा? प्रूडेंट होता है बिहेवियर किसका? प्रीडेटर का। मतलब एफिशिएंट होता है। ऐसा नहीं होता कि आज ही सबको मार के खा जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। तो प्रीडेटर का जो बिहेवियर होता है वो प्रूडेंट होता है। क्या होता है? प्रूडेंट होता है। प्रूडेंट का मतलब एफिशिएंट होता है, वो आज ही सारे प्रे को नहीं मार के खाता। अब प्रीडेशन से बचने के लिए एनिमल्स क्या क्या करते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं एनिमल्स की मिमिक्री। वो एक दूसरे एनिमल की मिमिक्री करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? जिसकी मिमिक्री कर रहे हैं वो ज्यादा डेंजरस है। सही है। दूसरा क्या होता है? वार्निंग कलरेशन। कुछ ऐसे कलर बनाते हैं, फ्रॉग होते हैं जो उसको क्या करेगा? वार्निंग कलरेशन है। तीसरा है पॉइजन। पॉइजन में दे रखा मोनार्क बटरफ्लाई को, क्या नाम है? मोनार्क बटरफ्लाई। उसके लार्वा में पॉइजन आ जाता है। कैसे? लार्वा एक वीड पर खाता है जो पॉइजनस था, उससे एडल्ट के अंदर भी पॉइजन आ जाता है। तीन हो गए। पहला हो गया मोनार्क बटरफ्लाई, पहला मोनार्क बटरफ्लाई क्या है? टॉक पॉइजन है। ठीक है। एक हो गया वार्निंग कलरेशन।
तीसरा मिमिक्री। एक फोर्थ होता है कॉमूफ्लाज। कॉमूफ्लाज मतलब मान लो ये ब्लैक शर्ट है, पीछे भी ब्लैक होगा, छुप गया, कॉमूफ्लाज। ग्रीन ग्रास हॉपर, ग्रीन बैकग्राउंड, सही है। अब हम कहते हैं प्लांट कैसे बचेगा। एनसीईआरटी कहती है 25% इंसेक्ट फाइटोफेगस होते हैं, प्लांट को खा जाते हैं, तो प्लांट भाग भी नहीं सकता। तो प्लांट क्या करता है, सबसे पहला तरीका कांटे। कांटों में क्या आएगा, थॉर्न्स और स्पाइंस। यहां पर देख लेना, एग्जाम्पल मॉर्फोलॉजी से थोड़ा अलग करने की कोशिश की, पर याद रखो स्पाइंस जो होते हैं लीफ मॉडिफिकेशन है, थॉर्न्स जो होते हैं स्टेम मॉडिफिकेशन है। थॉर्न्स वैसे बोगनविलिया में मिलते हैं और सिट्रस में, याद आ रहा है, स्टेम मॉडिफिकेशन आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टेम और लीफ मॉडिफिकेशन के बाद हम बात कर लेते हैं, सॉरी क्या पढ़ा रहा हूं यार, इधर ध्यान दो, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि स्टेम और लीफ जो हो, सॉरी एक थॉर्न्स हो गए, दूसरा एक केमिकल, कैलोट्रोपिस में केमिकल होता है जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड क्या बनाता है, कैलोट्रोपिस कार्डियक ग्लाइकोसाइड। कार्डियक ग्लाइकोसाइड क्या करता है, अनईजीनेस, किसको अनईजीनेस करेगा, एनिमल्स को, उसके डाइजेशन और रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम कर सकता है। उसके अलावा कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, कैफीन कॉफी में होता है, निकोटीन है ना, कैफीन निकोटीन ये सब होते हैं। तो ये क्या करते हैं बेटा, कैफीन निकोटीन स्ट्राइसिन ये केमिकल्स वो होते हैं जो, मतलब ये वो केमिकल्स हैं जो बेसिकली क्या करेंगे, इन एनिमल्स को पसंद नहीं आते, ठीक है। अब आ जाते हैं तीसरे इंटरेक्शन पे, सर कौन सा, कंपटीशन। दोनों को नुकसान होता है। कंपटीशन की बेटा दो डेफिनेशन है, एक पुरानी डेफिनेशन है जिसे डार्विन ने सपोर्ट किया था, कौन सी है सर बताओ। कंपटीशन एक ऐसा इंटरेक्शन है जहां पर दो स्पीशीज आपस में इंटरेक्ट करती हैं, जहां पर दो स्पीशीज आपस में इंटरेक्ट करती हैं फॉर, किसके लिए, ऐसे रिसोर्सेज के लिए जो रिसोर्सेज लिमिटेड है। पहली चीज क्लोजली रिलेटेड रिसोर्सेज लिमिटेड, फिर रिपीट कर रहा हूं, इंटरेक्शन है दो क्लोजली रिलेटेड के बीच में, रिसोर्सेज लिमिटेड है। एनसीईआरटी कहते हैं ऐसा जरूरी नहीं है, हमेशा नहीं होता। जैसे एक फ्लेमिंगो बर्ड है, वो क्या करता है, वो एक लेक में आता है और कंपीट करता है फिश से। फ्लेमिंगो और फिश अनरिलेटेड, किसके लिए कर रहा है, जू प्लैंक्टन के लिए। सर प्लैंक्टन क्या होते हैं, जिनमें फ्लैजिला नहीं होता, पानी में बहते हैं। प्लांट होगा तो फाइटो, एनिमल होगा तो जू। तो जू प्लैंक्टन के लिए, खाने के लिए जू प्लैंक्टन को फ्लेमिंगो और फिश आपस में कंपीट कर रही है। बहुत बढ़िया सर, उसके बाद बता दो। उसके बाद दूसरा एग्जांपल है कि हमेशा नहीं है खाना लिमिटेड हो। एक गैलापेगोस आइलैंड था जहां श्रीमान डार्विन गए थे। गैलापेगोस आइलैंड में जो गोट होती है, गोट को लाने से अबिंगडन टॉर्टॉइस, बड़े साइज के टॉर्टॉइस थे, ऐसे मत देखो मैं टॉर्टॉइस नहीं बेटा, अबिंगडन टॉर्टॉइस थे। अबिंगडन टॉर्टॉइस क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है सही है। तो अबिंगडन टॉर्टॉइस एक्सटिंक्ट हो गए किसकी वजह से, गोट की वजह से। अब क्या हो यार, नई डेफिनेशन बताओ। आपने कहा कि कंपटीशन क्या है, दो क्लोजली रिलेटेड के बीच में होता और रिसोर्सेज लिमिटेड होने, आपने दोनों बातों के लिए जरूरी नहीं है। फिर नई डेफिनेशन बताओ। नई डेफिनेशन ये है कि कंपटीशन एक दूसरे का आर, स्मॉल आर घटा देता है, सही है सर। तो ये आर क्या था, बी माइनस डी, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। मतलब जैसे मान लो 100 लोग हैं, उसमें से 40 बर्थ हुई, 5 डेथ हो गई, तो बी माइनस डी आ गया ना, आर आ गया, सही है सर। रेट है, रेट टाइम भी डिवाइड होगा, ठीक है। आर घटा देते हैं एक दूसरे का। एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल में ये है बेटा कि एक खास तरह का कंपटीशन होता है जिसे इंटरफेरेंस कंपटीशन कहते हैं। मतलब जैसे मान लो तुम्हारे पापा सामने बैठे, तुम खा नहीं रहे हो, शर्म आ रही है तुम्हें, तो उसे इंटरफेरेंस, किसी की प्रेजेंस में दूसरा कम खा रहा हो। जैसे गोट की वजह से अबिंगडन टॉर्टॉइस खा नहीं पाए अच्छे से, दैट इज इंटरफेरेंस कंपटीशन, ठीक है। एक ये एग्जाम्पल है। दूसरा एक और एग्जाम्पल है इसका, कॉम्पिटिटिव रिलीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल दो स्पीशीज आपस में कंपीट कर रहे हैं, उसमें एक स्ट्रांग है एक वीक है। अगर मैं स्ट्रांग वाली को हटा देता हूं तो वीक वाली जो है उसको थोड़ा सा ऐसा फील होगा कि यार अब कंपटीशन रिलीज हो गया है, कंपटीशन रिलीज हो गया, उसका नंबर बढ़ जाएगा। तो कंपटीशन रिलीज का मतलब है कि अगर मैं स्ट्रांग स्पीशीज हटा दूं, वीक वाली का नंबर बढ़ जाए। इसका एग्जांपल दिया बार्नेकल। बार्नेकल देखना नेट पर कैसा दिखता है, पत्थर जैसा दिखता है, एक आर्थ्रोपोड है। बार्नेकल में दो है, बैलेनस और कैथामुलस। बैलेनस स्ट्रांग है, कैथामुलस वीक है, तो किसको हटाएंगे, बैलेनस को। किसका नंबर बढ़ेगा, कैथामुलस का। और किसने करा था ये एक्सपेरिमेंट, कॉनल्स, क्या नाम है, कॉनल्स, कॉनल्स फील्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब ये दो एग्जांपल हो गए जिसमें आर घट रहा है, ठीक है। और बताओ सर, और बताओ। अब हम ये कह रहे हैं बेटा आपसे कि ठीक है आर घट रहा है, और बताओ सर। और है मेरे पास ये बेटा कि ठीक है आर एक दूसरे का घटा रहे हैं। उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि यार कंपटीशन से होता क्या है, इफेक्ट बताओ। तो पहला होता है कि भाई एक दूसरे का आर घटा देते हैं। दूसरा होता है कि प्रिंसिपल दे रखा है, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। गॉस
कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, मतलब दो स्पीशीज जो आपस में कंपीट करती हैं उनमें से एक को मरना पड़ेगा, एक्सक्लूड होना पड़ेगा। कंडीशन अप्लाई लिखा है, मतलब कुछ कंडीशन होनी चाहिए, रिसोर्सेज कम होने चाहिए। सही है सर, रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। इसे कहते हैं गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आगे याद आ रहा है? बिल्कुल सही है सर। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि क्या कोई तरीका है कंपटीशन अवॉइड करने का। हम कहेंगे हाँ, यस है, रिसोर्स पार्शनिंग। कंपटीशन नहीं होगा अगर रिसोर्सेज का बंटवारा कर लो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कंपटीशन नहीं होगा अगर आप रिसोर्सेज का बंटवारा कर लो। मतलब क्या हुआ, आप सुबह के समय खाओ, दूसरे वाला शाम के समय खा रहा है, सेम जगह है मान लो, ठीक है, टाइम ऑफ फीडिंग अलग कर लो, बिहेवियर ऑफ फीडिंग, मतलब आप और वो दोनों रोटी खाते थे तो आप ब्रेड खाना शुरू कर दो, वो रोटी खाएगा, तो बिहेवियर अलग अलग कर लिया। इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है, एक वार्बलर्स दे रखे हैं, ठीक है, मैकआर्थर साइंटिस्ट का नाम है, उसने बर्ड्स का नाम लिया था वार्बलर्स। उन्होंने अपनी फीडिंग हैबिट बदल ली थी, क्या करने के लिए, कंपटीशन अवॉइड करने के लिए। तो हाउ कंपटीशन कैन बी अवॉइडेड, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, रिसोर्स पार्शनिंग, रिसोर्सेस का बंटवारा। कोई डाउट है, सोच लो, सोचो, कोई डाउट नहीं, ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। उसके बाद हम कहते हैं अगला इंटरेक्शन आ गया जिसका नाम है पैरासिटिज्म। हमेशा याद रखो, प्रिडेशन में वो पूरा खा जाता है, पैरासाइट क्या करता है, होस्ट को क्या लेता है, खाना तो लेता ही है, उसके अलावा जगह भी लेता रहने की। प्रीडेटर प्रे पर जगह नहीं लेता, समझ में आ गया, जगह तो फ्री का रहना, फ्री का खाना, दैट इज पैरासिटिज्म। ठीक है, रुक जा भाई थोड़ी देर, ठीक है, पैरासिटिज्म कहते हैं। सही है सर, बढ़िया है। पैरासिटिज्म जो है उसके एग्जाम्पल पे हम आएंगे, पर ध्यान रखें यहां पर एक शब्द आएगा कोएवोल्यूशन। कोएवोल्यूशन क्या होता है, जब दो चीजें आपस में एक दूसरे के साथ इवॉल्व करती है। पैरासाइट इवॉल्व करता है बच्चों नुकसान पहुंचाने के लिए, होस्ट इवॉल्व करता है खुद को, होस्ट इवॉल्व करता है खुद को बचाने के लिए। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, सही है। अब हम आगे की बात करते हैं, हम आगे की बात करते हैं। ठीक है, हमने बोला पैरासिटिज्म, फिर हमने क्या, ये चीज ध्यान से सुने, हमने बोला पैरासिटिज्म की बात कर ली हमने, ठीक है, पैरासिटिज्म की बात की है। पैरासिटिज्म क्या होता है कि भाई उससे फ्री का खाना और वो लेता है। फिर हमने आगे चलते हैं, नेक्स्ट 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 जाएंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट जा रहे हैं और आगे की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये जो आपको याद रखना है, पैरासिटिज्म हो गया, ठीक है, हमारे पास प्रिडेशन हो गई, सॉरी, ठीक है, आगे की बात करते हैं। अब हमारे पास क्या है कि जो पैरासाइट्स हैं, ध्यान से सुनेंगे, जो पैरासाइट्स हैं वो उनमें क्या अडेप्टेशन होती है नुकसान पहुंचाने के लिए। पहला, उनमें सेंसरी ऑर्गन नहीं होंगे क्योंकि बॉडी के अंदर रहते हैं। दूसरा, उनमें ग्लैंड्स नहीं होती, सकर और हुक हो सकते हैं, वो बाइसेक्सुअल होते हैं, उनमें एग्स ज्यादा से ज्यादा बनते हैं। ठीक है, मेल फीमेल एक ही में जनरली होता है। दूसरा, बहुत सारे पैरासाइट दो होस्ट पे रहते हैं। यहां पर ध्यान रखना, वो दे रखा है एग्जाम्पल, एक फिश का एग्जाम्पल उसका दे रखा है, जो हमारे पास लिवर फ्लूक है ना, यहाँ पर शिप ना करके फिश, और एक और एग्जाम्पल वो एक बार देखना मेरे कहने से प्लीज, ठीक है, वो एग्जाम्पल है। सही है सर, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप ऑफ पैरासिटिज्म। एक पैरासिटिज्म होता है एक्टोपैरासिटिज्म, दूसरा होता है एंडो। एक्टो का मतलब होता है, ध्यान सुनेंगे, एक्टो मतलब जो किसी के बाहर रहे, एंडो मतलब अंदर आ जाए। सुनना ध्यान से, एक्टो मतलब बाहर रहे, एंडो का मतलब क्या आ जाए, अंदर। ठीक है, एक्टो और एंडो समझ में आ रहा है। एक पैरासिटिज्म होता है जो बाहर है, बाहर वाला कौन सा होगा, लीच हो सकता है। एंडो सॉरी, बाहर वाला क्या होगा, लीच हो सकता है। ठीक है, टिक्स और लाइस होंगे डॉग्स पे। एंडो क्या होगा, जो बॉडी के अंदर, जैसे मान लो लिवर फ्लूक हो गया, उसके अलावा टेप वॉर्म हो गया, ठीक है, ये एंडो हो गए। अच्छा, उसके अलावा हम क्या बात कर सकते हैं, पार्शियल और कंप्लीट। पार्शियल मतलब जो कुछ डिपेंड करे होस्ट पर, कंप्लीट पैरासाइट होता है जो पूरी तरह से होस्ट पर डिपेंड करता है। जैसे कस्क्यूटा जो है, अमरबेल, उसमें क्लोरोफिल नहीं होता, वो पूरी तरीके से होस्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है। एक्टोपैरासाइट का एक और एग्जांपल है कॉपीपोड ऑन फिश, कॉपीपोड ऑन फिश, ये समझ में आ गया। ठीक है सर, अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, नेक्स्ट हम जो बात करेंगे, ध्यान से सुनना मैं जो बताने वाला हूं, ये हो गया, ये हो गया, अब आगे चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पैरासिटिज्म में, एक होता है ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड क्या होता है सर, जो कोयल और क्रो देखने में दोनों ब्लैक है, कोयल क्या करती है, क्रो के एग में, सॉरी क्रो के नेस्ट में अपना एग ले कर देती है। दोनों के एग देखने में सेम है, क्या सेम है, सिमिलर इन कलर और शेप वगैरह सेम है। तो उससे क्या होता है, जो क्रो है वो फीड करता है कोयल, कोयल मतलब कुक्कू बर्ड के बच्चे को, दैट इज ब्रूड पैरासिटिज्म। सही है।
आगे चलते हैं। अच्छा, विद टाइम को एवोल्यूशन होता है। कोयल के जो एग्स हैं समानता इवॉल्व करते हैं, सिमिलरिटी इवॉल्व करती है, ये एनसीईआरटी लिखती है। ठीक है, आगे चलते हैं। कमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म का मतलब है एक को फायदा दूसरे को जीरो। ठीक है, इसका एक एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट आएंगे। कमेंसलिज्म के एग्जांपल है हमारे पास बार्नेकल वेल के ऊपर, वेल एक बड़ी सी फिश है, उसके ऊपर बार्नेकल होता है। ठीक है, उसके अलावा मैंगो ट्री एंड ऑर्किड, मैंगो ट्री जो है उसके ऊपर ऑर्किड होता है। ऑर्किड क्या करता है? ऑर्किड उससे क्या लेगा? खाना नहीं, ऑर्किड उसके सिर्फ जगह लेता है, शेल्टर लेता है। ठीक है, जगह लेता है, सही है। तो उसको कमेंसलिज्म, कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है ना, इसलिए ऑर्किड का फायदा हो रहा है, फिर वो जीरो है। ठीक है, क्लियर है, मतलब उसको नुकसान नहीं पहुंच रहा मैंगो को। और क्या एग्जांपल है सर? उसके अलावा है मेरे पास सी एनीमोन के साथ एक फिश दे रखी है, क्लाउन फिश। ठीक है, वो भी एग्जांपल दे रखा है। क्लाउन फिश क्या होती है? वो सी एनीमोन के आसपास रहती है ताकि कांटों की मदद से उसके टेंटिकल से बच जाए। ठीक है सर, मतलब टेंटिकल्स उसे किसको फायदा करते हैं? क्लाउन फिश को। क्यों? क्योंकि कोई और प्रेडेटर नहीं आता। सी एनीमोन क्या होता है? सिलेंट्रेटा। और बताओ सर, कैटल इग्रेट एक खास तरह की बर्ड है जो कैटल के ऊपर बैठी रहती है। वो जो कैटल इग्रेट है ना मेरे पास, कैटल इग्रेट बर्ड को क्या फायदा होता है? जब वो कैटल घास खींचता है, इंसेक्ट निकलते हैं, बर्ड खाता है। फायदा किसको, बेनिफिट किसको हुआ? कैटल इग्रेट को। जीरो किसको? कैटल को। सही है सर, ठीक है। अब आ जाते हैं म्यूचुअलिज्म, दोनों को फायदा। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है? एक चीज होती है सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस मतलब चीज फिजिकली जुड़ी हुई है। एक होती है प्रोटो कॉपरेशन, प्रोटो कॉपरेशन मतलब साथ में है तो फायदा पहुंच रहा है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में एक तो लाइकन है, लाइकन में क्या है? एल्गी और फंजाई फिजिकली जुड़े रहते हैं। एल्गी फोटोसिंथेसिस करती है, फंजाई क्या करेगी? मिनरल्स और वाटर इकट्ठा करेगी। माइकोरिजा, फंजाई क्या करेगी? रूट्स को मिनरल और वाटर देगी। और सही है, ठीक है, और फंजाई रूट्स को वो देगी, और रूट्स ऑफ हाइयर प्लांट, जिम्नो और एंजियो दोनों बनाते हैं। जिम्नो में पाइनस और एंजियो में ऑर्किड, याद कर लेना। ठीक है, उसके अलावा बेटा पॉलिनेशन हो सकता है। हाँ सर, पॉलिनेशन अच्छा है। क्या है? पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन बढ़िया चीज है। पॉलिनेशन में फायदा किसको पहुंच रहा है? दोनों को। ठीक है, पॉलिनेटर को नेक्टर मिल रहा है और दूसरे को पॉलिनेशन मिल रही है। उसके अलावा एक और एग्जांपल है वास्प। वास्प क्या है? इंसेक्ट। पिग क्या है? प्लांट। तो दोनों में इंटरेक्शन है ना। एक और है मेरे पास, याद करो, यूका प्लांट और क्या था? मॉथ। यूका प्लांट और मॉथ दे रखा था। यूका प्लांट को पॉलिनेशन मिल रही है, मॉथ को जगह और खाना। इसके बाद आ जाता है हमारे पास मेडिटेरियन ऑर्किड है। मेडिटेरियन ऑर्किड, सही है। मेडिटेरियन ऑर्किड क्या होते हैं भाई? मेडिटेरियन ऑर्किड भाई एक खास तरह के प्लांट्स होते हैं। ठीक है, मेडिटेरियन ऑर्किड की हम बात कर रहे हैं, ऑर्किड। ठीक है, मेडिटेरियन ऑर्किड्स क्या होते हैं? एक खास तरह के ऑर्किड्स होते हैं जिनके जो फ्लावर्स हैं वो फीमेल बी से मैच करती है। किससे मैच करती है? फीमेल बी से। मेडिटेरियन ऑर्किड में फीमेल बी से मैच करता है। ठीक है, फीमेल बी से क्या करता है? मैच करता है। मेडिटेरियन ऑर्किड। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? ठीक है, किसको फायदा होगा इसमें? क्या है बेटा? बी को फायदा होगा, मेल बी को फायदा होगा, सेक्सुअल डिजायर कंप्लीट होगी। और प्लांट को क्या फायदा होगा? उसको फायदा होगा कि पॉलिनेशन हो जाएगी। ठीक है, और उस मेडिटेरियन ऑर्किड का नाम क्या दे रखा? ऑफ्रिस। ऑफ्रिस। और उसके जो कलर और मार्किंग्स हैं वो फीमेल बी जैसी। ठीक है, तो ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो एज तो इससे कुछ बाहर से आएगा नहीं, इसे ध्यान से सुने। ठीक है, एक दो चीजें मैंने बोला था देख लेना, तो प्लीज देख लेना बेटा। ठीक है, तो प्लीज पढ़ाई करिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट।